नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। हम आदिकाल किस विषय में चर्चा कर रहे थे? आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों पर पूर्ववर्ती कक्षा में हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने दो विशेषताओं के बारे में कल बात कर ली थी। एक तो ऐतिहासिकता का भाव, दूसरा युद्ध वर्णन में सजीवता की बात की थी। अगली विशेषता है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। तो हम पूर्ववर्ती कक्षा में बात कर रहे हैं कि ये युद्धों का समय है, ये संघर्षों का दौर है। यहाँ युद्ध आवश्यकता नहीं है, नियति है, विधि का विधान माने जाने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे युद्ध की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अनायास शक्ति प्रदर्शन के लिए, एक दूसरे को दिखाने के लिए, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। इस दौर का व्यक्ति, इस दौर का शासक संघर्ष कर रहा था। तो वीर रस निश्चित रूप से प्रधान रूप में वीर रस आएगा उसमें। जब युद्धों की बात होगी तो वीर रसात्मकता की बात होगी। तो वीर रस की प्रधानता और श्रृंगार चूँकि राजा वर्ग है, आश्रयदाता है, आश्रयदाताओं के भोग और विलास की प्रवृत्ति को अभिव्यक्ति के लिए श्रृंगार रस भी आया है। शांति काल जब युद्ध से निवृत्त हो जाते थे, शांति की स्थिति होती थी, तो उस समय श्रृंगार रस का वर्णन होता था। राजाओं की जो राजन्य वर्ग था, उसकी केली क्रीड़ाओं का जो वर्णन था, वो श्रृंगार रस का समावेश इस साहित्य में कर देता था। नेक्स्ट है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। वीरस की प्रधानता की जो रचनाएं हैं वीरसात्मक है। क्लियर रहे? आपको कोई डाउट हो तो आप बात कर सकते हैं कि वीरस क्यों आया? क्योंकि संघर्ष का दौर है, लड़ाई का दौर है। हिंदुस्तान छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो संघर्ष होना लाजमी है। तो संघर्ष हो रहा है, संघर्ष होगा तो वीरसात्मकता आएगी, वीरस की बात होगी। और जब संघर्ष नहीं होगा, जब राजा अपने महल में रति क्रीड़ा में रत होगा या नायिका के प्रेम पास में बद्ध होगा या युद्ध काल समाप्त हो जाएगा, तो लोगों के मनोविनोद के लिए श्रृंगार की रचना होगी। नेक्स्ट है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। हम पूर्ववर्ती कक्षा में हमने बात की थी कि इस समय जो कवि है वो राजा के आश्रय में रह रहा है और राजा के आश्रय में रहकर कविता का सृजन कर रहा है। और हमारी बात हुई थी कि राजाश्रय में रहकर अपनी जो आजीविका है वो राजा से प्राप्त करता है। तो राजा से प्राप्त करेगा तो अपने आश्रयदाता, आश्रय जिसने दे रखा है उसको, जैसे पृथ्वीराज के आश्रम में चंद्रवरदाई रहते थे। एक बारगी हम माने तो वो रहते थे, तो चंद्रवरदाई निश्चित रूप से, चूँकि आजीविका का माध्यम, आजीविका का आधार पृथ्वीराज है, तो पृथ्वीराज की समस्त कमियों को नज़रअंदाज कर उसमें सिर्फ खूबियों को ढूंढेगा और उसकी खूबियों का वर्णन करेगा। हमारी बात हुई थी कि कुरूप से कुरूप राजा को भी बहुत सौंदर्यवान दिखाएगा, चरित्रहीन राजा को भी बहुत बड़ा चरित्रवान बताएगा। क्यों? क्योंकि प्रशंसा सब सुनना चाहते हैं। राजा भी प्रशंसा का हामी रहता है, वह भी चाहता है कि उसकी प्रशंसा कोई करे, और कभी यही काम करता था जिससे आजीविका के साधन जो है उसे
प्राप्त होते रहते थे, आजीविका यापन के लिए पैसा उसे प्राप्त होता रहता था। कल्पना की प्रचुरता, ये बातें हम बहुत कर चुके। पूर्ववर्ती कक्षा में हमने बात की है कि कल्पना की बात है, ऐतिहासिकता का भाव है, और कल्पना की प्रचुरता, यही फिर हम वही बात कह सकते हैं कि प्रामाणिकता में संदेह है, या दूसरी विशेषता हो सकती है इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण। यहाँ पर डिपेंड करेगा आप किस रूप में उस चीज़ को समझते हैं, किस रूप में उस चीज़ को लिखते हैं। डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग, ये उस समय विशेषकर दो बातें हमने की है कि वीरस होगा और श्रृंगार होगा। तो ये दो शैलियाँ थी काव्य लेखन की। डिंगल जो शैली है उसमें अपभ्रंश के साथ राजस्थानी का संयोग होगा। अधिकतर जो साहित्य है वो राजपुताने का साहित्य, आदिकाल का जो ज़्यादातर साहित्य है राजपुताने का साहित्य, राजस्थान का साहित्य है। चूँकि अपभ्रंश से हिंदी निकली है, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, यानी कि हिंदी का विकास से पूर्व अपभ्रंश प्रचलन में थी, तो वही हमारा बेस रहेगा। और दो चीज़ें हमें ध्यान रहे कि राजस्थान है वीरों की भूमि है। ये लड़ाई झगड़ा और संघर्ष की जो स्थितियाँ हैं वो राजस्थान में ही रही हैं। तो अपभ्रंश के साथ यदि राजस्थानी का मेल हो गया तो डिंगल का मतलब वीर रस में काम में आने वाली भाषा शैली कि वो शैली जो वीर रसात्मक रचनाओं के लेखन में काम आती हो, डिंगल है। और वीरता का संबंध किससे? राजस्थान से। राजस्थान के जो लोग थे, राजस्थान राजपूताना जो है वो वीरों की भूमि रहा है। तो हमें स्पष्ट रहे कि जब अपभ्रंश का, हमें क्लियर रहे कि अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ है। यहाँ मैं संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा, क्योंकि अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास होता है, अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हो पाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपभ्रंश के साथ राजस्थानी मिल गई तो डिंगल, और अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा जिसमें कृष्ण काव्य लिखा गया, जो प्रेम लक्षण भक्ति को आधार मानकर लिखा गया काव्य है, तो यदि उसके साथ वो प्रेमालक्षणी भक्ति वाला भाषा मिल जाएगी तो पिंगल शैली का विकास होगा जिसमें श्रृंगार लिखा जाएगा। दो बातें क्लियर रहे कि राजस्थानी के साथ अपभ्रंश भाषा का संयोग होगा तो डिंगल शैली का विकास होगा जिसमें वीर रसात्मक वीर गाथात्मक रचनाएं लिखी जाएंगी, और यदि अपभ्रंश के साथ ब्रज का संयोग होगा तो वह पिंगल शैली मानी जाएगी जिसमें श्रृंगार परक कविताओं का सृजन होगा। तो ये दो विशेषकर दो शैलियाँ प्रचलित थी। इसके अलावा आप और विशेषताएं बहुत बना सकते हो, जैसे काव्य रूप में वैविध्य है कि यहाँ महाकाव्य, जैसे पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला महाकाव्य और चंद बरदाई को पहला महाकवि कहते हैं। इसके अलावा वीर गीत के रूप में लिखी गई पहली रचना विशलदेव रासो को कहते हैं। परमाल रासो है, गेय काव्य है, विशलदेव रासो भी एक गेय काव्य है। तो ऐसी बहुत सी रचनाएँ जो है आदिकाल के दौर में लिखी गई। तो काव्य रूपों का वैविध्य भी देखने को मिलता है, भाषाई वैविध्य भी देखने को मिलता है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।